हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लास 937। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। साथ ही साथ हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी बताया था और उसमें कहा था कि वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए वैद्युत बल रेखाओं का सहारा लिया जाता है। क्लियर है? उसके नेचर क्या होते हैं, कब एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, कब असमान वैद्युत क्षेत्र होता है, क्यों दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है। आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्लियर है? तो अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर लिया था, लेकिन अगर कोई बॉडी हो जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ये इस पर कहीं से भी आवेश आ गए मान लीजिए और कुछ इस तरीके से वितरित है। हम जानते हैं कि आवेश सदैव पृष्ठ पर ही होता है, गोले के पृष्ठ पर होता है, ठीक है, इसके अंदर नहीं होता है। परंतु सतत आवेश का मतलब क्या हुआ? सतत आवेश का अर्थ ये हुआ एक समान रूप से पास पास आए हुए आवेश। तो ये एक समान रूप से है आवेश और पास पास भी है, तो ये सतत आवेश है। किसी पृष्ठ पर यदि आवेश एक समान रूप से सतत पास पास है तो उसको हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब जब ऐसी बॉडी हो तो इसके कारण, इस पूरे निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं, तो हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से हम लोग ये कर पाते हैं, मीन्स फाइंड कर पाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो पहले रूल था कि कोई पॉइंट चार्ज था उसके वजह से आप फाइंड कर लेते थे, ऐसा यहाँ पर रूल नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा, परंतु हम लोग कुछ उसमें चेंजेस करेंगे। चेंजेस का मतलब कि गॉस प्रमेय की सहायता लेंगे। क्लियर है? तो गॉस प्रमेय को सीखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वैद्युत फ्लक्स क्या है, और वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, मीन्स एरिया वेक्टर क्या है। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा ही है टॉपिक। तो देखो, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि कोई भी सरफेस हो, कोई भी समतल पृष्ठ, जैसे मान लीजिए ये समतल पृष्ठ है, तो इसका ये जो एरिया है, समतल पृष्ठ का एरिया, इस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है वो इस समतल पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहलाता है, मीन्स क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। मीन्स सीधी सी बात बताई जाए तो समतल पृष्ठ के लंबवत सदैव क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा और उसकी दिशा होगी। देखो, किसी समतल पृष्ठ या तल के लंबवत खींची गई रेखा को उस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तल है और ये तल जो आपका है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये 3D में है, तो ऐसे रखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये हमने यहाँ पर रेखा को दर्शाया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लीजिए कि ये रिफरेंस फ्रेम है या यूँ कहें कि तल है। अगर इस XY तल में कोई इस तरीके से तल है ऐसे, और इसमें इसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर खींचे तो क्योंकि ये XY तल में इस प्रकार से रखा गया है ये, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप, क्योंकि x अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका हम लोग लें? वैसे तो आप देख रहे हो कि यार अगर ये ऐसे है तो ये y एक्सिस में है तो j कैप होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको जनरल के लिए, जनरलाइज करने के लिए n कैप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं? एकांक क्षेत्रफल सदिश लिखा जा सकता है a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a।
मैंने 11th का बैच भी स्टार्ट किया जिसमें हमने अभी कुछ दिन पहले वेक्टर वाले चैप्टर को समाप्त किया है। तो वहाँ पर आप जाकर एरिया वेक्टर वाले को देख सकते हो, ठीक है, सॉरी एकांक सदिश को देख सकते हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, या केवल आप ए लिख सकते हो और ये ए कैप है ना। अब इसके फॉर्म में लिखा जाए तो ये ए है उसका परिमाण और डायरेक्शन क्या है, एन कैप है, तो हमारा ये एरिया वेक्टर मिल गया। क्लियर है। मेन बात बस एरिया वेक्टर में ये था कि कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत आप लाइन खींचो, वो भी समतल पृष्ठ होना चाहिए, तो वो क्या दर्शाएगा, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे भाई और बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। किसकी बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखो वैद्युत फ्लक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है सर, वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई बात नहीं है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जो हमने पृष्ठ यहाँ पर रखा है ये वो इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ऐसे। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग ये ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा एक मिनट, एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी वो चित्र बनाया था ऐसे, तो एरिया वेक्टर आपका ऊपर भी ऐसे हो सकता है और इसके परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है ना ऐसे, तो माइनस ए लिख सकते हो, माइनस ए नीचे रहेगा तो माइनस ए, ऊपर रहेगा तो वेक्टर ए, ठीक है ना, प्लस ए। इसका माइनस ए और प्लस ए का मतलब क्या हुआ, अगर ये जो पृष्ठ है इसमें से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं तो वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और यदि अंदर की तरफ आ रही हैं वैद्युत बल रेखाएं तो वहां पर वो क्या होगा, नेगेटिव वैद्युत फ्लक्स होगा। क्लियर है। अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखूं तो और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखो मैं वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लिखता हूं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले लिख लूं उसके बाद आपको समझाऊं, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लिख दी है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक समतल पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मीन्स मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं या यूं कहें कि क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें कोई हमने पृष्ठ मान लिया, समतल पृष्ठ, और वो इन वैद्युत बल रेखाओं के ऐसे लंबवत पृष्ठ कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि समतल पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर होता है, तो ऐसे है। अब इसको मैं ऐसे रख रहा हूं तो वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस अवस्था में जो फाई ई होगा मीन्स वैद्युत फ्लक्स होगा, वो होगा फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई, या फिर इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ए ई कॉस थीटा। अब यहां पर क्योंकि देखो फाई ई जहां थीटा बराबर वेक्टर ए तथा वेक्टर ई मीन्स एरिया वेक्टर व इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच
का कोण है। क्या है ये? कोण है। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये ई और ए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस अवस्था में थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू ए ई कॉस 0 मीन्स फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू ई हो जाएगा इस अवस्था में। ये जो अवस्था है, और देखा जाए तो इस अवस्था में इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ज़्यादा पास होंगी। अब हमने फाई जो फ्लक्स है इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि जो इसका परिमाण होगा वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस थीटा के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ऐसा क्यों? तो देखो, मान लीजिए कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हमने कोई छोटा सा ऐसे पृष्ठ ले लिया, समतल पृष्ठ। तो जाहिर सी बात है कि अगर एरिया छोटा होगा तो उसमें से वैद्युत बल रेखाएं कम पास होंगी, फाई ई, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, एरिया को कांस्टेंट रखता हूं, मीन्स जितना बड़ा यहां पर क्या है समतल पृष्ठ है उसको वैसे का वैसे रहने देता हूं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही ज्यादा कर देता हूं, मीन्स घन कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स है फाई ई वो डिपेंड करता है, मीन्स ज्यादा होगा कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा उसमें से पास गुजरेंगी। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, और तो और ये डिपेंड करता है किस पर? एरिया पर भी। अगर यही मैं एरिया ज़्यादा बड़ा ले लेता तो इसमें से भी क्या होने लगता कि ज़्यादा लाइंस गुजरने लगती, मीन्स फ्लक्स ज़्यादा होता। तो इसका मतलब कि ये जो फ्लक्स है वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? अगर ये मतलब कि जो समतल पृष्ठ है और एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी के डायरेक्शन में है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर कुछ एंगल पर ये जाती तब क्या होता? तो देखिए अगली कंडीशन। हाँ जी, तो देखो अब मान लीजिए कि जो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी और सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से था, इसी के अलोंग ई और ये ए, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स जो आया वो फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू ई आया। ये आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। लेकिन अगर मैं उस समतल पृष्ठ को ज्यों का त्यों रहने दूं, मीन्स ऐसे था उसको वैसे ही रहने दिया, लाइंस ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे न गुजर कर अब ऐसे गुजरे तो क्या होगा? वैसे तो बहुत सारी लाइन से ऐसे गुजरेंगी, लेकिन मैंने एक कंडीशन लिया था, चलो बाकी को भी दिखा ही देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा, एक को लेकर समझते हैं अच्छे से समझने के लिए। इस अवस्था में क्या होगा कि देखो समतल पृष्ठ तो वैसा का वैसा ही है, मीन्स इसका एरिया वेक्टर इसके लंबवत इधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये है आपका एरिया वेक्टर और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। उसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ये जो आपने यहां पर देखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वैद्युत बल रेखाएं जो क्षेत्रफल सदिश के पैरेलल गुजरेंगी उस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, जो अभी अभी हमने देखा है। तो उसी पर डेफिनेशन भी है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक समतल पृष्ठ से होकर लंबवत, मैंने लंबवत नहीं लिखा है क्या, होकर
लंबवत, यहाँ पर लिख लेना, होकर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की समतल पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में इसका ई साइन थीटा हो जाएगा कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट लेकर चलेंगे? हम वह कंपोनेंट लेकर चलेंगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इस अवस्था में जो हम लोग फाई ई लिखेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, वो लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ए ई कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर हमने बताया था। ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली यहाँ से है, ये इसका जनरल फॉर्म है। बात समझ में आई है? अरे सोच लो, क्लियर है? तो अब इसके कुछ केसेस हैं कि इनका पृष्ठ कैसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी। मीन्स अगर इनका पृष्ठ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो उस अवस्था में मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि ज़्यादा लाइंस पास होंगी ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर इस पृष्ठ को हम लोग ऐसे कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास ही नहीं हो पाएंगी, मीन्स उस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं, स्पेशल केसेस को देख लेते हैं, या यूँ कहें कि विशेष स्थितियों को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉस प्रमेय पर। क्लियर है? देखिए, जो विशेष स्थितियां हैं वो हम लोग देखेंगे, परंतु मैंने इसका इंटीग्रल फॉर्म तो बताया ही नहीं, सरफेस इंटीग्रल, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई समतल पृष्ठ है, इसके परपेंडिकुलर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन सोचो, वो जो पृष्ठ हो, ये जो पृष्ठ है, ये समतल न होकर किसी और शेप का हो, कोई भी शेप हो सकता है वो, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे? ले भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं, ये, ठीक है। तो इस अवस्था में हम लोग ये जो पृष्ठ है, जो कि समतल नहीं है बेसिकली, इसके छोटे 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 पार्ट काटेंगे। अब अनंत सूक्ष्म जब उसका छोटा पार्ट काटेंगे तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? समतल की भांति व्यवहार करेगा। तो वहां पर हम लोग ये जो फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ए ई कॉस थीटा, वो लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? देखो, मान लीजिए कि मैंने इसका एक छोटा सा भाग काट लिया, जिसको मैंने डी ए नाम दे दिया, जो इसका एरिया है वो डी ए हो गया। और जो इसका जो, क्योंकि ये ऐसे है सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये इसका एरिया वेक्टर भी डी ए कुछ इस तरीके से हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इनके बीच का एंगल जो भी होगा वो भी डी थीटा ही होगा, ठीक है। खैर, तो ऐसे ही अब इस छोटे वाले के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई इज इक्वल टू डी ए ई डी ए कॉस थीटा, या ई डी ए ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लेकिन ये तो उस छोटे वाले एरिया का है ना, हमें तो इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे एरिया हम लोग काट लें और उसमें वैद्युत फ्लक्स फाइंड कर करके अंत में हम लोग उनको जोड़ दें, तो हमें इस टोटल जो सरफेस है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो वो करने के लिए अब छोटा छोटा एरिया लो, उसको काटो, उसमें एरिया वेक्टर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, उनके बीच का एंगल नापो, उसके बाद वो फ्लक्स निकालो। ऐसे ही जितने भी होंगे, जितने इसके भाग उनमें सब में ऐसे करो, अंत में पुनः उसको जोड़ो। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। उसको आसान करने के लिए
ये अच्छा होगा कि हम लोग इसका पृष्ठ समाकलन कर दें। तो हम लोग जब इसका पृष्ठ समाकलन करते हैं, एस लगाओ या ए लगाओ, हमने ए माना है तो ए होना चाहिए, आप जैसे समझो, ठीक है ना। तब जाकर हमें जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो मिल पाएगा इसका, ई डी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब कि इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से दी जा सकती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इस तरीके से हम लोग वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। लिखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो ये इसका इंटीग्रल फॉर्म बहुत ही ज्यादा काम आएगा, आप इसको नोट किए रहना, याद रखना। एक और तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ये कोई गोला है, ये वृत्त नहीं है, ठीक है ना, गोला है। अब इस गोले से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे भाग ऐसे काट लेंगे, ऐसे, ठीक है। एक छोटे से भाग का एरिया हमने डीए मान लिया, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से डीए, और इसका जो इसमें से जो वैद्युत लाइंस निकल रही हैं वो ई हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, वही जो अभी बताया, डी ए फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। पहले वाले के लिए ऐसे ही छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी ले लो। तो ए वन मान लो, इसका एरिया जो ए वन है, इसका एरिया ए टू ए थ्री, ऐसे करके आप उसको क्या कर लो, डिफाइन कर लो। ए टू कॉस थीटा प्लस ई डी ए थ्री कॉस थीटा डैश डैश डैश, ऐसे, और अंत में सबको जोड़ दो। तो जोड़ने का आसान तरीका क्या है कि आप उसका सरफेस इंटीग्रल कर दो, है ना। तो ई डी ए कॉस थीटा माना ए वन ए टू, देखो चलो अच्छे से कर ही देते हैं यार। ई कॉस थीटा कॉमन है ना सब में, अंदर क्या बचा, डी ए वन प्लस डी ए टू प्लस डी ए थ्री एंड डैश 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 डी ए एन, ऐसे होगा। मान लीजिए कि डी ए प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी थ्री डी फोर डैश 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 डी एन जो है वो ए है, मतलब टोटल एरिया हमने मान लिया कि ए है। तो उस अवस्था में फाई ई हमारा क्या मिल जाएगा भैया, इंटीग्रल करने के बाद ई, अच्छा वो तो इंटीग्रल करने के बाद ये मिलेगा ना, डी ए कॉस थीटा। तो जनरल फॉर्म हमारा मिल जाएगा, ये जो जोड़ने का तरीका है वो क्या है, इंटीग्रल है। तो ई डी ए कॉस थीटा मिल जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल है ये, पृष्ठ समाकलन। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम लोग विशेष स्थितियां वैद्युत फ्लक्स की, कि उनका पृष्ठ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी पोजीशन पर किस तरीके से निर्भर करता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विशेष स्थितियां स्पेशल कंडीशंस, केस नंबर 1 अगर बात की जाए, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, अब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमने थीटा के बारे में बताया कि थीटा क्या है, तब वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, मैक्सिमम, है ना।
इसका अर्थ ये हुआ कि थीटा क्या है भाई, थीटा जहां थीटा ए तथा ई के बीच का कोण है, ठीक है। अब ए ई क्या है, देखो जरा, देखो जरा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, और ये हमारा समतल पृष्ठ है। तो एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर इसका ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस अवस्था में जो हमारा फाई फ्लक्स निकलेगा वो हमें मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा कॉस 0, तो हमें मिला ए इंटू ई। तो ये जो फ्लक्स है वो है अधिकतम है, अधिकतम। इस अवस्था में जो हमारा फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, अधिकतम। अब आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो समतल पृष्ठ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और समतल पृष्ठ एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो उस अवस्था में पृष्ठ समांतर है या इसका एरिया वेक्टर समांतर है, एरिया वेक्टर समांतर है। विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश अगर एक दूसरे के समानांतर हो तो उस अवस्था में जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो अधिकतम होता है। वो क्या होता है, अधिकतम होता है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर 2। अब सोचो कि ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो इन लाइंसों के क्या हो जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए कि जो एरिया वेक्टर हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ऐसे होगा, वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यही केस नंबर 2 भी है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब फाई ई इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे सर, देखो ना कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई कॉस थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है सर, बिल्कुल सही, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ ए ई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना, 0, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई ई इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के बीच का 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो उस अवस्था में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्लियर है, अच्छा सर, बात समझ में आई सर। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन क्या है यार, वही अगर 180 कर दो, मीन्स उसमें से कोई जैसे ये देखो, यही आप इसका नेगेटिव वाला ले लो कि ये जो इस वाले का एरिया वेक्टर, इसको अगर आप देखो तो 180 डिग्री बनेगा ना, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180 की वैल्यू कितना, माइनस ए ई हो जाएगा ना। तो है वही, अधिकतम ही है, बस साइन नेगेटिव है, बस वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें से आ रहा है या जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी तो पॉजिटिव होगा, और यदि उसके अंदर की तरफ आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पृष्ठ के, तो उस अवस्था में नेगेटिव होगा। दोनों अवस्था में मैक्सिमम है। क्लियर है, अच्छा सर, मिनिमम कब है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे से बना रही है। तो ये हमारा रहा वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है कि गॉस प्रमेय क्या है, लेकिन गॉस प्रमेय को समझने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उसमें होगा वो होगा घनकोण। घनकोण को समझना बहुत अनिवार्य है। अगर आप घनकोण नहीं समझ पाएंगे तो आप जो गॉस प्रमेय है उसको नहीं समझ पाएंगे, आपको रटना पड़ जाएगा। लेकिन हम आपको रटना नहीं सिखाएंगे, पहले आपको घनकोण बताएंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका,
गॉस प्रमेय का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पर हम लोग देखेंगे घनकोण क्या है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।